तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा के बारे में। अब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर हमें अस्थमा ही मेजरली एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता है, जिसको हम लोगों ने एच में ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप लोग को ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं पता है तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख भी लेंगे। बाकी बहुत ही सिंपल सी वीडियो है। हाँ, और इसके लिए आप लोग को इन्फ्लामेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इन्फ्लामेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तभी यहाँ पे आए होगे। सो यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे अस्थमा की, तो देखो ये हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। और मेनली यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो हमारा क्या होता है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आई होप कि आप लोगों ने एच में पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या क्या होता है, इसके अंदर हमारा हमें देखने को मिलता है हमारा नोज, ठीक है, नेजल कैविटी हो गया। फिर हमारा यहाँ पे फारिंग्स होता है, लारिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है। और देखो ये जो ट्रैकिया है ये हमारा आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये ट्रैकिया हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकस या ब्रोंकाई जब और ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि और इनकी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स देखो यहाँ पे हमारी लंग्स के अंदर जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे हमें जो है कुछ आप कह सकते हो कि गुच्छेदार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि एयर को कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे ये देखो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए, जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो हम लोग यहाँ पे एयर इनहेल करते हैं तो वो हमारी इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते होते देखो एट लास्ट में कहाँ आती है, एट लास्ट में हमारे इन एल्वियोली के पास आती है। और इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू जो हमारी जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो हमारी ब्लड के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। तो देखो यहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें सिंपली क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है कि हमारा अस्थमा कैसे होता है। तो अस्थमा कैसे होता है, देखो ये अस्थमा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इससे रिलेटेड बीमारी है। होता क्या है इसमें, देखो हम लोग सांस यहाँ पे लेते हैं तो जो भी एयर होती है, जो भी हवा होती है, वो हमारी इसी के थ्रू होते हुए हमारे यहाँ पे एल्वियोली में जाती है ना। यहाँ पे देखो जैसे कि मान लो हम लोगों ने एयर इनहेल करी, तो एयर यहाँ पे देखो मस्त हमारा होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे चली जाती है। तो देखो ये हमारा होता है एक नॉर्मल एयर का पाथवे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है। उसमें हमारा ट्रैकिया भी हो सकता है, उसमें हमारा ब्रोंकस भी हो सकता है, उसमें हमारा यहाँ पे ब्रोंकियोल्स भी हो सकते हैं। तो इनमें से अगर कहीं भी मान लो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अगर यहाँ पे हमें कुछ आप कह सकते हो कि स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल जाए, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो कि आप कह सकते हो कि जो भी एयर है उसके रास्ते में एक रुकावट वगैरह अगर देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, देखो नॉर्मली तो एयर हमारी मस्त पास हो रही थी, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो स्वेलिंग वगैरह हो गई, देखो स्वेलिंग होने से क्या होगा, जैसे कि ये हमारा मान लो नॉर्मल सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। अब अगर यहाँ पे स्वेलिंग हुई तो इसके बीच में जो रास्ता है वो क्या होगा, वो यहाँ पे उसके बीच में आप कह सकते हो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि स्वेलिंग होगी तो यहाँ पे देखो ये हमारी जो वॉल्स हैं ये हमारी यहाँ पे थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनके बीच में जो देखो पहले यहाँ पे रास्ता मस्त था और अब इनका रास्ता देखो कितना कम बचा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर को पास होने में दिक्कत होने लगेगी। और जैसे यहाँ पे एयर को पास होने में प्रॉब्लम होगी, वैसे ही क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली अस्थमा देखने को मिलेगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे अस्थमा को सिंपली डिफाइन करें तो इसमें होता क्या है, अस्थमा इज डिफाइंड एज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज दैट मेक्स द एयरवे नैरो एंड स्वेल एंड अल्टीमेटली लीड्स टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन एंड कफ। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, होता क्या है, ये जो भी हमारा एयर वे होता है, देखो एयर वे मतलब एयर जिस वे से जाती है, तो एयर हमारे बॉडी के अंदर किस वे से जाती है, सबसे पहले हमारे फारिंग से होते हुए, फिर लारिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से होते हुए हमारे ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकस, यानी ब्रोंकस और फिर ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ पे देखो इनमें से कहीं भी अगर हमारा जो है, ठीक है, एयर को कोई भी आप कह सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिला, ठीक है, उसके रास्ते में कोई रुकावट देखने को मिली, तो वहाँ पे होगा क्या, अल्टीमेटली हमें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, यानी कि हम लोग सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगेगी। और उसी की वजह से अल्टीमेटली हमें अस्थमा देखने को मिलेगा। देखो अस्थमा का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, अस्थमा पंप वगैरह का नाम काफ़ी सुना होगा। अगर मतलब फिल्मों में भी अगर आप लोगों ने थोड़ा देखा हो तो काफ़ी इस तरह का दिखाया जाता है कि अस्थमा पंप, कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको अस्थमा के अटैक्स आते हैं, तो अगर उनको पंप यहाँ पे इंस्टेंटली नहीं मिलता है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। जैसे कि अस्थमा अटैक अगर आता है तो वहाँ पे पंप बहुत ज़रूरी होता है तुरंत, तभी उनको जाके रिलीफ मिलती है। तो
वही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में ही तो प्रॉब्लम होती है। तो कैसे होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो एयर है वो अच्छे से हमारी कह सकते हो कि लंग्स में एंटर ही नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे क्यों नहीं एंटर कर पाती है, इसलिए नहीं एंटर कर पाती है क्योंकि जो भी हमारा ये एयरवे है, अब ये हमारा कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये हमारा ट्रैकिया भी हो सकता है, ये हमारा ब्रोंकियोल्स भी हो सकता है, ये हमारा ब्रोंकस भी हो सकता है। अगर कहीं भी हमारी जो है इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग आती है, सूजन आती है। तो सूजन आएगी तो क्या होगा, देखो ये हमारा नॉर्मल सा, देखो इसको बिल्कुल सिंपली समझ लो, बस यहाँ पे खत्म है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखो ये हमारा नॉर्मल सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। तो एयर यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ से नीचे जा रही है। अब होगा क्या, जब भी यहाँ पे स्वेलिंग होगी तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्वेल हो जाएंगे, समझ रहे हो। ये कुछ इस तरीके से हमारी जो वॉल्स हैं, यानी ये जो वॉल्स आप लोगों को दिख रही हैं हमारे जो भी एयरवे है, तो वहाँ की वॉल्स हमारी स्वेल हो जाएंगी। जब स्वेल होंगी तो यहाँ पे सूजन आएगी, सूजन आएगी तो क्या होगा, इसके बीच में जो भी यहाँ पे जो भी स्पेस था, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ल्यूमेन बोल सकते हैं, और वो क्या होगा, उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिलने लगी। यानी उसका स्पेस यहाँ पे डायमीटर का कम होता जाएगा। जितना डायमीटर कम होगा उतना एयर को पास होने में प्रॉब्लम होगी, और वही हमारा अल्टीमेटली अस्थमा कॉज करेगा। तो यहाँ पे देखो ये इसका छोटा सा बस सिंपल सा रीजन होता है। अब हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो अस्थमा में होता क्या है, देखो ये हमारा नॉर्मल एयरवे, अब ये हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा ब्रोंकियोस जो है, हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकस, कुछ भी हो सकता है। सो नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या है, हमारा जो स्पेस है वो कितना अच्छा खासा है, यानी एयर यहाँ पे बहुत आराम से पास हो सकती है। लेकिन अस्थमा में क्या होता है, ये जो स्पेस है ये हमारा देखो कितना पतला हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एयरवे है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। यानी ये रास्ता देखो पहले इतना मस्त था, फिर हमारा बहुत कम सा हो गया, क्योंकि वॉल देखो क्या हुई, देखो वॉल की हो गई थिकनिंग और जो भी स्पेस था उसकी हो गई थिनिंग, ठीक है। जब वॉल थिक हुई तो स्पेस थिन हो गया, और यही हमारा अस्थमेटिक एयरवे होता है। ये होता है नॉर्मल एयरवे, ये होता है अस्थमेटिक एयरवे, यानी जो एयरवे है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब कैसे हो जाता है तो उसको अभी हम लोग देख लेंगे बहुत आसानी से। बाकी अगर हम लोग इसके कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे देखो कॉजेज हमारे क्या हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पॉल्यूशन में अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी यहाँ पे हो सकता है, स्मोकिंग, वेदर चेंज और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। तो यहाँ पे देखो ये सारे कुछ कॉजेज हैं, इसको आप लोग यहाँ पे देख लेना। बाकी यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखो अस्थमा हमारा बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। पहला हो गया हमारे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक और दूसरा हो गया इंट्रिंसिक। अब इसमें सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि जो एक्सट्रिंसिक है इसको हम लोग यहाँ पे एलर्जिक भी बोलते हैं, और इंट्रिंसिक हमारा नॉन एलर्जिक होता है। और जो एक्सट्रिंसिक है ये हमारा यूजुअली चाइल्डहुड या फिर अर्ली एडल्टहुड के टाइम देखने को मिलता है, और जो इंट्रिंसिक अस्थमा है ये हमारा यूजुअली लेटर अडल्टहुड में देखने को मिलता है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझना, देखो अस्थमा ना कोई ऐसा नहीं कि इंस्टेंट सी बीमारी होती है। अस्थमा एक एक्चुअल में बीमारी हो जाती है, समझ रहे हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब किसी पॉल्यूशन वाली जगह में गए तो वहाँ पे आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई तो आप लोग उसको अस्थमा बोल दे रहे हो। अरे वो तो आप लोग वहाँ से जैसे वापस आओगे, जैसे ही नॉर्मल इन्वायरमेंट में आओगे वैसे सही हो जाएगा। लेकिन अस्थमा की बात करें तो ये हमारा नॉर्मली भी सही नहीं होता है, इसके लिए आप लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह लेना ही पड़ता है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा के बारे में। यहाँ पे अस्थमा आखिर कॉज होता कैसे है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले होता है हमारा एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स या फिर एंटीजन। देखो आप लोग बिल्कुल सिंपली समझो, ये हमारा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अब मान लो आप लोग जो है किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह जगह पे चले गए, या फिर कुछ भी ऐसी रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। जितने कॉजेज हम लोग देखें उन कॉजेज की वजह से होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा एयरवे है इसमें हमारे एंट्री हो जाएगी फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि हमारे बैक्टीरिया वगैरह की, समझ रहे हो। और बैक्टीरिया वगैरह को हम लोग यहाँ पे एक वर्ड में बोलते हैं एंटीजेंस, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं एंटीजेंस। तो जैसे यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर किसी भी एंटीजन की एंट्री होती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हो जाता है एक्टिवेट, और जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारा जनरेट करता है एंटीबॉडी। देखो जनरेट नहीं करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती ही हैं, उनको आप कह सकते हो कि एक्टिवेट कर देता है। अच्छा तो एंटीबॉडी हमारी मेनली हमें जो है वाइट ब्लड सेल्स के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा मास्ट सेल्स वगैरह हो गई। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कि सिंपली समझना, ये हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये हमारा एंटर किया एंटीजन के फॉर्म में, और ये हमारी बॉडी है। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने यहाँ पे हमारे रिलीज कर दी क्या, एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी किस फॉर्म में रिलीज की, हमारी मास्ट सेल के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो ये हमारी सेल हो गई, ये हमारा फॉरेन पार्टिकल्स हो गया। तो यहाँ पे देखो सेल के ऊपर से हमारे कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा मास्ट सेल है, तो होगा क्या, ये जो हमारी मास्ट सेल है जो कि हमारे एंटीबॉडी का फॉर्म है, तो ये जो हमारा एंटीजन आ रहा है ना, ये हमारे इस मास्ट सेल के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इस रिसेप्टर के ऊपर हमारा बाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमारे एंटीजन्स हैं। जब हमारा एंटीजन हमारा इस एंटीबॉडी से बाइंड होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स।
यानी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, वो हमारी एंटीबॉडी से बाइंड हो गया और उसको हम लोगों ने बोला एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब देखो जैसे ही ये बाइंड होता है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को अस्थमा के बारे में पता, सॉरी हमारा यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों ने इन्फ्लामेशन में सारी चीज़ें डिस्कस करी है कि जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे क्या होता है, हमारे जो मास्ट सेल है उसके अंदर डीग्रेनुलेशन हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि ये मास्ट सेल हमारी ब्लास्ट हो जाती है, यानी फट जाती हैं। फट जाती हैं तो होता क्या है, देखो ये जो हमारी मास्ट सेल है ना, तो यहाँ पे जैसे ही ये बाइंडिंग होती है वैसे इनके अंदर डीग्रेनुलेशन, यानी ये देखो ये हमारे कुछ इस तरीके से बर्स्ट हो गई। और जैसे ही बर्स्ट हुई तो इनके अंदर हमारे कुछ भरे होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स बेसिकली होते क्या है, देखो ये यहाँ पे क्या होता है कि हमारी मास्ट सेल के अंदर होते हैं, और जैसे ही हमारी बर्स्ट होती है या फिर कह सकते हो कि डीग्रेनुलेशन, यानी कि जो भी हमारे मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं, क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हमारे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे डीग्रेनुलेशन होता है, तो ये क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही रिलीज होते हैं वैसे ही करते क्या है, ये हमारे इस फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि इस एंटीजन से जाके आप कह सकते हो कि फाइट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये हमारी क्या करती है, जो हमारी मास्ट सेल है वो हमारी इस एंटीजन से फाइट करती है, ठीक है, जो भी हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हुए। अब यहाँ पे इनके कुछ नाम होते हैं, लाइक हमारा सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया। अब इन सब के बारे में इन्फ्लामेशन में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातें कर ली हैं, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, हमारी बॉडी हमारे भले के लिए ही काम करती है। हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ तो हमारी बॉडी यहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट करती है, वो यहाँ पे क्या करती है, हमारी फाइट करती है। तो हमारी बॉडी तो अच्छा कर रही है, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, देखो उसकी वजह से क्या होता है, देखो ये लोग फाइट तो करते हैं, लेकिन देखो फाइट करते करते क्या हुआ, हमारी सेल भी तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि सेल की भी तो यहाँ पे डेथ हो गई, या फिर कह सकते हो कि सेल भी तो हमारी ख़राब हो गई, बर्स्ट हो गई। देखो यहाँ पे ये क्या होगा, एट लास्ट में ये एंटीजन हमारा मर जाएगा, ठीक है, इसको तो हमारा एंटीबॉडी किल कर देगा, जो भी हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, लेकिन ये भी तो यहाँ पे ख़त्म हो गया आप कह सकते हो। और होगा क्या, देखो जब ये हमारी सेल भी इससे फाइट करते करते डैमेज हो जाती है या फिर किल हो जाती है, तो सेल डेथ की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली हमें जो है फाइटिंग विथ फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स जो भी हमारे एंटीजन है उससे फाइट करते करते हमें जो है अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, हमें जो है रेडनेस, स्वेलिंग। देखो हमारी बॉडी में अगर सेल डेथ होगी किसी भी हिस्से में, अगर हमारी बॉडी में मान लो सेल डैमेज हो रही है या फिर डेथ हो रही है, तो क्या होगा यार, हमारी बॉडी में कुछ तो नुकसान होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और ये सारी चीज़ें हमारी इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। और इसी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, देखो अल्टीमेटली हमारा अस्थमा में क्या हो रहा था, ये हमारे सूजन ही तो आ रही थी, तो सूजन का मतलब क्या हुआ, स्वेलिंग हुई। तो ये देखो इसी वजह से हमें जो है अस्थमा देखने को मिल जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो जो फॉरेन पार्टिकल्स था उसको किल करने के चक्कर में बॉडी ने क्या किया, अस्थमा कॉज कर दिया। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं, हमारा अस्थमा का एक ये पैथोजेनेसिस हो जाता है। बाकी हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमें जो है क्या, देखो अस्थमा है यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहला सिम्टम तो यही होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट पेन वगैरह भी देखने को मिल सकता है। वीजिंग, वीजिंग का मतलब यहाँ पे बोलने में जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि घरघराहट वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और स्लीपिंग ट्रबल, अब देखो आप लोग सांस नहीं ले पाओगे तो सोने में भी प्रॉब्लम होगी, तो स्लीपिंग ट्रबल। और कफिंग यानी कि खांसी वगैरह आना, ये तो बहुत ही कॉमन है। और नेक टाइटनेस और एंजाइटी, देखो परेशानी वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। और पेल और स्वेटनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेट वगैरह आ सकता है। तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स यानी कि कुछ हमारे आप कह सकते हो कि संदेश हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आप लोग को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कि बिना किसी दवा के हम लोग कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, ऑल तो देखो ये हमारे हाथ में होता नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हो कि जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा हों वो वहाँ पे आप लोग रहो, ठीक है। और यहाँ पे टोबैको वगैरह अगर जो भी आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हो या फिर कुछ खाते भी हो तो उसको अवॉइड कर सकते हो, मतलब आप लोग नहीं, जो भी करता है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और अवॉइड मेडिकेशंस यानी कि देखो जो भी हमारे बीटा ब्लॉकर्स और एस्पिरिन वगैरह की जो भी दवाएं होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को। और यहाँ पे अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर मान लो अस्थमा थोड़ा सा सीवियर केस में है, ठीक है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल पे है, तो यहाँ पे फिर तो हमें दवा लेनी ही पड़ेगी। तो दवा हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब क्या, यानी कि जो भी हमारी ये अस्थमा का एयरवे है इसको डायलेट करना। डायलेट मतलब यहाँ पे चौड़ा करना, तो यहाँ पे देखो स्पेस कम ही तो हो जाता है, तो इसको डायलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे ल्यूकोट्राइन्स होती हैं, तो देखो ये सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। बाकी ऐसे याद कर सकते हो। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स देखो क्या करते हैं,
देखो ये जो हमारी मास्ट सेल है यही तो बस्ट होती है, यही तो रिलीज करती है इन्फ्लामेटरी मटेरियल, तभी तो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, तभी तो अस्थमा होता है। तो अगर कोई हमारा ऐसी दवा हो जो कि इसको स्टेबलाइज कर दे और इसको बस्ट होने से रोक ले, तो वहाँ पे हमें अस्थमा से रिलीफ मिल सकता है। और हमारे कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे यहाँ पे अस्थमा के कुछ बेसिक रीजन्स एंड ट्रीटमेंट। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।